हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे दो ब्लॉग्स। तो आज हम बनाने वाले हैं रुई की तरह सॉफ्ट, मुलायम और बहुत ही जल्दी बनने वाले दही बड़े। वो भी हम उड़द की दाल से बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ एक कटोरी भरकर उड़द की दाल ले ली थी। अब इस उड़द की दाल को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अच्छे से वॉश करने के बाद अब उड़द की दाल को हम भिगोकर 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी सी फूल जाए। यहाँ उड़द की दाल के अंदर मैंने पानी डाल दिया है। अब उड़द की दाल को हमने भिगोने के लिए रख दिया था। यहाँ 4 घंटे मेरी दाल को भिगते हुए रखे हुए हो गए थे। दाल काफ़ी अच्छी सी फूल गई है। अब दाल का हम पानी निकाल देते हैं। दाल का पानी मैंने निकाल दिया है। अब इस दाल को हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंडर करने के लिए मैंने यहाँ मिक्सी का बड़ा वाला ग्राइंडर ले लिया है। अब इसके अंदर हम दाल डाल देंगे। सारी दाल मैं एक साथ ही डाल देती हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा दाल नहीं ली है। सारी दाल मैंने डाल दी है। अब इसके अंदर हम 3 से 4 चम्मच भरकर पानी का डाल देंगे। यहाँ दाल के अंदर पानी भी मैंने डाल दिया है। एक साथ हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अगर पानी की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस हिसाब से पानी हम डालते जाएंगे। और पानी को हमें चम्मच से ही डालना है, किसी डायरेक्ट बोतल से हम नहीं डालेंगे। अगर एक बार में ज़्यादा पानी डल जाएगा तो दाल के दही बड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। दाल को मैंने यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारीक पीस लिया था और दाल को हम 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा घुमा लेंगे ताकि हाथों से फेंटने में थोड़ी आसानी रहे। यहाँ इस तरीके से मैंने दालों को पीसा है। ना इसमें मैंने ज़्यादा पानी डाला है और ना ही ज़्यादा कम डाला है। एकदम परफेक्ट मैंने इसमें पानी डाल दिया था और काफ़ी अच्छी सी हमारी दाल पीस गई है। अब मैंने यहाँ 1 चम्मच भरकर जीरा डाल दिया है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया है जिसको मैंने कद्दूकस कर डायरेक्ट ही बैटर के अंदर डाल दिया है। दोनों चीज़ें डालने के बाद आप चाहे तो दही बड़े के अंदर नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन नमक मैं पानी के अंदर डालूंगी तो मैं नमक अभी नहीं डाल रही है। अब दही बड़ों के बैटर को हम हल्का सा हाथों से फेंट लेते हैं। अब फेंटने का तरीका भी आपको एक साइड में ही फेंटना है। इसको दोनों साइड से घुमाते हुए या किसी ग्राइंडर से आपको बिल्कुल भी नहीं फेंटना है क्योंकि दही बड़े के अंदर हमें हवा डालनी है। अगर आप किसी ग्राइंडर से बैटर को फेंटते हैं ना तो हवा बिल्कुल भी नहीं जाएगी और दही बड़े सॉफ्ट या नरम बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। यहाँ मैंने 1 मिनट के लिए दही बड़ों को फेंट लिया था। ज़्यादा मैंने नहीं फेंटा क्योंकि मैंने ग्राइंडर में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको घुमा लिया था। अब दही बड़े के बैटर को हम चेक कर देखते हैं कि बैटर हमारा अच्छा सा फटा है या नहीं, या हवा इसके अंदर गई है या नहीं। एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी ले लीजिए। अब पानी के अंदर हम एक थोड़ा सा बैटर डाल देंगे। बैटर अगर ऊपर तैर रहा है तो इसका मतलब बैटर के अंदर काफ़ी हवा चली गई है। अगर बैटर आपका तुरंत हल्का सा तैरने के बाद ही नीचे बैठ जाता है तो उसके अंदर हवा नहीं गई है। आप उसको फिर से फेंट लीजिए। यहाँ मैं इसको हल्का सा और फेंट लेती हूँ। 30 से 40 सेकंड के लिए मैं बैटर को और फेंट लूँगी ताकि काफ़ी इसके अंदर तक अच्छी सी हवा चली जाए और हमारे दही बड़े फूले फूले बने। यहाँ फेंटने के बाद सारा बैटर को मैं एक साथ इकट्ठा कर लूँगी। अब इसको हम एक साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब कढ़ाई के अंदर ऑयल हम डाल देंगे। ऑयल को हमें कढ़ाई के ऊपर तक भरकर डालना है ताकि एक साथ काफ़ी ज़्यादा दही बड़े हमारे फ्राई हो सके। और हाँ फ्रेंड्स, आपको याद दिला दूँ, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल भी डाल दिया था। अब जब ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा बैटर उठाएंगे और ऑयल के अंदर हम पकौड़ी की साइज में तोड़ते जाएंगे इसको। ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर आप ऑयल को ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो जो हमारे दही बड़े बनेंगे ना, वो बाहर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चे बन जाएंगे और उनमें जाली बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे कि अगर आपको ऑयल को बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म होने के बाद ही आपको दही बड़े डाल देने हैं। ऑयल का
चेक करने का तरीका भी आपको मैं बताती हूँ। अगर आप एक दही बड़ा डालेंगे ना ऑयल के अंदर तो उसमें हल्के हल्के से बबल्स आने लगेंगे, इसका मतलब जो हमारा ऑयल है वो एकदम परफेक्ट गर्म हो गया है। अब धीरे धीरे कर मैं जितने भी कढ़ाई के अंदर दही बड़े आ जाएंगे उतने हम डाल देंगे, एक साथ ज़्यादा भरकर हम नहीं डालेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ये हल्के से फूलते जाएंगे और ये साइज़ में बड़े होते जाएंगे, ये हल्का सा गर्म होने के बाद ही ऊपर आ जाएंगे और हल्का सा ये बड़ा हो जाएगा। ऑयल हल्का हल्का सा गर्म होने लगा था तो दही बड़े भी हल्के से साइज में डबल होने लगे थे और ऊपर तैरने लगे थे, क्योंकि इनमें हवा काफ़ी ज़्यादा है तो ये ऊपर तैरने लगे हैं। यहाँ सारे दही बड़े मैंने ऑयल के अंदर डाल दिए हैं, सारे मेरे दही बड़े एक साथ ही आ गए थे। अब जब ये एक साइड से हल्के से हो जाएंगे उसके बाद ही हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। अब धीरे धीरे कर सारे दही बड़ों की मैं साइड चेंज कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम हमने लो ही रखा है और लास्ट तक हमें लो ही रखना है, हाई हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लो ही फ्लेम पर हम इन दही बड़ों को अच्छे से कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जब दही बड़ों पर हमारा अच्छे सा कलर आ जाएगा उसके बाद हम इनको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ दही बड़ों पर हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ गया था, अब हम इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इनको फ्राई होने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगा है। अब धीरे धीरे कर सारे दही बड़े मैं बाहर निकाल लूँगी। यहाँ सारे दही बड़े मैंने बाहर निकाल लिए थे। दही बड़े एकदम बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है और अच्छे से अंदर से कुक भी हो गए हैं, अंदर से बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं हैं। दही बड़े काफ़ी ज़्यादा गर्म है। एक दही बड़ा मैं आपको कट कर कर दिखाती हूँ कि अंदर से इसमें किस तरीके से जाली पड़ी है। धीरे धीरे मैं इसको कट कर लूँगी, क्योंकि दही बड़ा काफ़ी ज़्यादा गर्म है ना, वो हाथों में बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा, तो मैं उसको नीचे रख कर ही कट कर लेती हूँ। यहाँ दही बड़े को मैंने कट कर लिया, ये आप देख रहे हैं अंदर से किस तरीके से जाली पड़ी है ना, और काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है, रुई की तरह ये हमारे दही बड़े बन गए हैं। यहाँ दही बड़े अंदर से कच्चे बिल्कुल भी नहीं हैं। अब दही बड़ों को हम पानी के अंदर डाल देंगे। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, अब बाउल के अंदर हम हल्का सा गर्म पानी डाल देते हैं। पानी हमने ज़्यादा गर्म नहीं रखा, सिर्फ हल्का सा ही गर्म पानी हमने ले लिया है। अब पानी के अंदर हम आधा चम्मच भरकर नमक का डाल देंगे। यहाँ नमक भी मैंने डाल दिया है। नमक डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल दी है। नमक और हींग को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी मैंने इसमें धनिया की पत्तियाँ भी डाल दी हैं। तीनों चीज़ों को हम एक साथ अच्छे से पानी के अंदर मिक्स कर लेते हैं। तीनों चीज़ों को पानी में मिक्स करने के बाद हम दही बड़े डायरेक्ट पानी के अंदर डाल देंगे। धीरे धीरे कर मैंने सारे दही बड़े पानी के अंदर हमने डाल दिए हैं और स्पून की मदद से हम इनको हल्का सा दबा लेते हैं और इनको हम 3 से 4 घंटे के लिए इनको पानी में ही डिप रहने देंगे, ताकि ये अच्छे से फूल कर डबल हो जाए। यहाँ ये दही बड़े फूलने के बाद इनका कलर भी चेंज हो गया, हल्का हल्का सा वाइट भी हो गया है और इन्होंने पानी को अच्छे से पी लिया है। यहाँ मैंने ये दही ले ली थी, अब दही को हम हल्का सा फेंट लेते हैं। दही को मैंने हल्का सा फेंट लिया है। अब इसके अंदर हम चीनी, उस पिसी हुई चीनी डाल देंगे। यहाँ 3 से 4 चम्मच भरकर मैं पिसी हुई चीनी के डाल देती हूँ। यहाँ मैंने 5 चम्मच भरकर पिसी हुई चीनी के डाल दी है, क्योंकि मैंने 2 कप दही ली है और 2 कप के दही के अंदर मैंने 5 चम्मच डाली है। अब चीनी डालने के बाद हम चीनी को भी दही के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि चीनी दही के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको हम एक साइड में रख देंगे। सारी चीज़ों को मैंने एक साथ रख दिया है ताकि मुझे डालने में आसानी रहे। यहाँ मैंने ग्रीन वाली चटनी ले ली थी। मिर्च, अदरक, लहसुन, मिर्च और धनिया की जो चटनी बनती है ना, वो ही मैंने ले ली है। और ये मैंने इमली की चटनी भी ले ली है। इमली की चटनी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब दही बड़ों की हम प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर हम हल्का दही बड़े डाल देंगे। दही बड़ों को हमें डायरेक्ट ऐसे नहीं डालना है,
दही बड़ों को हम हल्का सा हथेली की मदद से दबा लेंगे ताकि दही बड़ों के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा निकल जाए। अब एक एक करते हुए मैं सारे जितने भी दही बड़े हमारे बाउल के अंदर आ जाएंगे उतने हम डाल देंगे। यहाँ दही बड़ों को मैंने बाउल के अंदर डाल दिया है। दही बड़े डालने के बाद हम दही बड़ों के ऊपर हम भरकर दही डाल देंगे। अब एक चम्मच की मदद से मैं धीरे धीरे दही को दही बड़ों के ऊपर डाल दूंगी। दही को मैं अच्छे से भरकर डालना है ताकि सारे दही बड़े अच्छे से दही से कोटिंग हो जाए। यहाँ मैंने दही बड़ों के ऊपर अच्छे से दही भरकर डाल दिए हैं। दही डालने के बाद अब ऊपर से हम इमली की चटनी ले लेंगे। अब इमली की चटनी को भी मैं डायरेक्ट ही दही बड़ों के ऊपर डाल देती हूँ और इसको भी हमें अच्छी सी क्वांटिटी में डालना है। यहाँ इमली की चटनी को भी मैंने दही बड़ों के ऊपर अच्छे से फैलाकर डाल दिया है। एक साथ हमें बिल्कुल भी डालना नहीं है, फैलाते हुए सारे दही बड़ों के ऊपर इस चटनी को अच्छे से डाल देना है। यहाँ इमली की चटनी को भी मैंने दही बड़ों के ऊपर डाल दिया है। अब जो हमने हरी मिर्च की चटनी को बना कर रखा था ना वो भी हम धीरे धीरे कर दही बड़ों के ऊपर डाल देंगे। इस ग्रीन चटनी को हम थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि ये ज़्यादा तीखी होती है। अब ऊपर से हम थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देते हैं। अब चाट मसाला भी मैंने दही बड़ों के ऊपर डाल दिया है और ऊपर से मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दूंगी। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी मैंने डाल दिया है। ये ज़बरदस्त और बहुत ही जल्दी हमारे बनने वाले दही बड़े तैयार हैं। इन दही बड़ों को आप इफ्तारी में या ईद पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपकी फैमिली में हर किसी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे दो ब्लॉग्स। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम बाजार जैसी आलू टिक्की चाट जो कि बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं। आलू टिक्की चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ बॉयल आलू ले लिए थे। मैंने ये 2.5 के करीब बॉयल आलू लिए हैं। 2 बड़े साइज के आलू थे और एक आधा था। अब इन आलू को मैं छील लेती हूँ। आलू को बॉईल करने के बाद मैंने 2 से 3 घंटे के लिए इनको फ्रिज में रख दिया था। गरम आलू से हमें टिक्की चाट नहीं बनानी है। गरम आलू से टिक्की बनती है ना जो, वो क्रिस्पी ज़्यादा नहीं बनती है। अब इनको बॉईल करने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। जब आलू अच्छे से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद ही हम इनकी टिक्की बनाना शुरू करेंगे। अब आलू को मैं सबसे पहले अच्छे से छील लेती हूँ। यहाँ आलू को भी मैंने अच्छे से छील लिया है। अब इन आलू को हम मैश कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल के अंदर सारे आलू मैंने डाल दिए हैं और एक फोक की मदद से मैं आलू को अच्छे से मैश कर लूँगी। आप चाहे तो किसी मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन आलू को आपको कद्दूकस नहीं करना है। सिर्फ मैशर या फोक की मदद से ही आपको इनको मैश करना है। अगर आप कद्दूकस से मैश करते हैं ना तो वो टिक्की बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। आलू बिल्कुल एकदम मैदे की तरह हो जाते हैं। हमें आलू को हल्का सा मोटा रखना है। अब फोक की मदद से मैं धीरे धीरे सारे आलू को अच्छे से मैश कर लूँगी। फोक से भी ये बहुत ही जल्दी अच्छे से मैश हो जाएंगे। यहाँ सारे आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। बहुत ही झटपट ही अच्छे से मैश हो गए हैं। इन आलूओं में हल्का हल्का सा भी मोटे चंक्स हैं। अब इनको हम एक साइड में रख देंगे। यहाँ आलू के बैटर के अंदर हम कुछ मसाले डाल देते हैं, जिसमें मैंने आधा चम्मच भरकर जीरा डाला है और आधा छोटे चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब आलू टिक्की के अंदर हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। अगर आपको हरी मिर्च पसंद है तो आप 1 से 2 हरी मिर्च को बारीक कट कर कर डाल दीजिए। यहाँ मैं इसमें 4 से 5 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लावर के डाल दूंगी। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हम कॉर्नफ्लावर को भी आलू के बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ धीरे धीरे मैं सारे कॉर्नफ्लावर को आलू के बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जो ये आलू का बैटर ना ये एकदम आटे की जैसा हो जाएगा। आप चाहे तो इस बैटर को हाथों की मदद से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। यहाँ सारे आलू के बैटर के अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारा आलू का बैटर एकदम आटे की जैसा हो गया है।
अगर आपका बैटर थोड़ा सा पतला है तो आप इसको फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिए, उससे बैटर हल्का सा थिक हो जाएगा। उसके बाद ही आप इसकी टिक्की बनाना शुरू करें। अब 1 चम्मच भरकर मैंने बैटर ले लिया है। बैटर हथेली पर हल्का सा चिपक रहा था तो मैंने आधा छोटे चम्मच ऑयल हथेली पर लगा लिया है। अब हथेली पर ऑयल लगाने के बाद मैं फिर से 1 चम्मच भरकर बैटर का हथेली पर रखूँगी और उसको मैं हल्की सी बॉल बना लूँगी। बॉल बनाने के बाद अब मैं फिर से बॉल को हल्का सा प्रेस कर दूँगी और एक टिक्की की शेप में इसको दे लूँगी। बहुत ही झटपट ये हमारी आलू की टिक्की बन जाएगी। यहाँ एक टिक्की मैंने बना ली थी। अब उस टिक्की को हम प्लेट के अंदर रख देंगे। अब इसी तरीके से मैं दूसरी टिक्की को भी बना लेती हूँ। 1 चम्मच भरकर मैंने आलू का बैटर ले लिया है और हथेली पर रखकर सबसे पहले मैंने उसकी बॉल बना ली है। जब बॉल हमारी अच्छी सी बन जाएगी उसके बाद हम फिंगर की मदद से उसको हल्का सा प्रेस कर देंगे और एक टिक्की की शेप हम इसको दे लेंगे। यहाँ दूसरी टिक्की भी मैंने बना ली है। अब इसी तरीके से मैं सारी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लूँगी। बहुत ही झटपट ये हमारी आलू की टिक्की बन जाएगी। यहाँ मैंने सारी आलू की टिक्की बनाकर तैयार कर ली है। बहुत ही झटपट ये हमारी आलू की टिक्की बन गई थी। एक गैस पर मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब पैन हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा उसके बाद मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच भरकर ऑयल का डाल दिया है और ऑयल को हम पूरे पैन के अंदर अच्छे से फैला देंगे और ऑयल को भी हम अच्छा सा गर्म कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच भरकर सूखा कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अब कॉर्नफ्लोर के अंदर हम टिक्की को डिप करेंगे और उसको हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। यहाँ कॉर्नफ्लोर में डिप अच्छे से कवर करने के बाद मैं टिक्की को ऑयल के अंदर डाल देती हूँ और इसी तरीके से मैं दूसरी टिक्कों को भी कॉर्नफ्लोर के अंदर अच्छे से डिप करने के बाद ऑयल के अंदर डाल दूँगी। टिक्की के ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाने से ये होगा टिक्की ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। आप चाहे तो अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है या आप ऊपर से लगाना नहीं चाहते तो आप इनको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर लगाने से टिक्की थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनती है। जब ये एक साइड से हल्की सी गोल्डन होने लगेगी उसके बाद हम इनको साइड चेंज कर लेंगे। यहाँ टिक्की भी एक साइड से हल्की सी गोल्डन होने लगी थी, उसके बाद मैंने इनकी साइड चेंज कर ली है। अब दूसरी साइड से भी उनको हम हल्का सा गोल्डन होने देते हैं। अब टिक्कियों को मैं उलटते पलटते हुए दोनों साइड से हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है। यहाँ टिक्कियाँ भी दोनों साइड से अच्छी सी गोल्डन हो गई थी। अब मैं इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। अब इन टिक्कियों को मैं बाहर निकाल लूँगी क्योंकि हमें इनको दूसरी बार में भी फ्राई करना है। अब सारी टिक्कियों को मैं बाहर निकाल लेती हूँ। यहाँ मैंने सारी टिक्कियों को बाहर निकाल लिया है और जो मेरी बाकी की टिक्की बच गई थी ना उनको भी मैं कॉर्नफ्लोर में डिप करने के बाद ऑयल के अंदर डाल दूँगी और उनको भी मैं उलटते पलटते हुए अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ बाकी की बची हुई टिक्कियों को भी मैंने पैन के अंदर डाल दिया है। अब इन पे भी हम दोनों तरफ अच्छा सा गोल्डन कलर आने देते हैं। यहाँ इन टिक्कियों पे भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इन टिक्कियों को भी हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ मैंने सारी टिक्कियों को बाहर निकाल लिया है और जिस टिक्की को हमने पहले फ्राई किया था ना अब वो हम एक टिक्की डालेंगे पैन के अंदर और एक किसी कटोरी या किसी गिलास से आप टिक्की को हल्का सा प्रेस कर दीजिए। टिक्की हल्की सी चपटी हो जाएगी। अब इस टिक्की को हमें लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि टिक्की दोनों साइड से अच्छे से एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाए। अब इसी तरीके से मैंने दूसरी टिक्की को भी पैन के अंदर डाल दिया है और इसको भी हम कटोरी की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इस टिक्की को भी हम अच्छे से चपटा कर लेते हैं। यहाँ मैंने दूसरी टिक्की को भी ऐसे ही चपटा कर लिया है। अब इस टिक्की को भी हम उलटते पलटते हुए अच्छे से गोल्डन कलर आने अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आपको याद दिला दूँ, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक
कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो को आप आराम से एंजॉय कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब जिन टिक्की को हमने पहले डाला था ना, वे टिक्की हमारी अच्छी सी क्रिस्पी हो गई हैं। अब इन टिक्कियों को हम बाहर निकाल लेंगे। और जिस टिक्की को हमने बाद में डाला है ना, अब इस टिक्की पे भी हम दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आने देते हैं। अब इस टिक्की के हम उलटते पलटते हुए अच्छे सा क्रिस्पी होने तक इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। और जो हमारी बाकी की टिक्कियाँ बच गई है ना, उनको हम पैन के अंदर डालते जाएंगे और एक कटोरी की मदद से उसको हम प्रेस करते जाएंगे और इन टिक्कियों को भी हम अच्छा सा क्रिस्पी कर लेंगे। यहाँ जितने भी हमारे पैन के अंदर टिक्की आ जाएगी उतनी हम डाल देंगे। यहाँ धीरे धीरे कर कर मैं पैन के अंदर टोटल 4 टिक्कियों को डाल दूंगी। 4 टिक्कियाँ हमारी आराम से आ जाएगी क्योंकि टिक्कियाँ ज़्यादा बड़ी नहीं है ना, मीडियम साइज की ही मैंने ये आलू की टिक्की बनाई है। अब इन टिक्कियों को हम उलटते पलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। यहाँ पैन के अंदर मैंने 3 टिक्कियाँ डाल दी हैं तो मैं एक टिक्कियों को और डाल दूंगी। यहाँ लास्ट वाली टिक्की भी मैंने पैन के अंदर डाल दी है। अब इस टिक्की को भी हम कटोरी की मदद से हल्का सा प्रेस कर लेंगे और इन सभी टिक्कियों को हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। अब जिस टिक्की को हमने पहले डाला था वह अच्छी से हमारी क्रिस्पी हो गई है टिक्की। अब इन टिक्कियों को हम बाहर निकाल लेंगे। टिक्की को हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो ये जलने लगेगी और जली जली सी स्मेल आने लगेगी। अब धीरे धीरे करके हम सारी टिक्कियों को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने सारी टिक्कियों को बाहर निकाल लिया है। अब टिक्की की हम प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ ये दही ले ली थी। अब दही को मैंने फेंट लिया था। उसके बाद दही के अंदर मैंने पिसी हुई चीनी डाल दी है। अगर आपको मीठी दही पसंद नहीं है तो आप फीकी भी डाल सकते हैं, लेकिन टिक्की के ऊपर मीठी दही अच्छी लगती है तो मैंने दही के अंदर चीनी डाल दी थी। अब दही को हम एक स्पून की मदद से फैलाते हुए सारी टिक्कियों को अच्छे से कवर कर देंगे। उसके बाद मैंने इमली की चटनी भी ले ली है। अब इमली की चटनी को भी हम चमची की मदद से टिक्कियों के ऊपर अच्छे से डाल देते हैं। यहाँ इमली की चटनी को भी मैंने टिक्की को ऊपर अच्छे से डाल दिया है। इमली की चटनी को हमें अच्छे से फैला के डालना है। ये इमली की चटनी मैंने घर पर ही बनाई थी। अगर आपने इस इमली की चटनी की रेसिपी नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। लास्ट में मैंने ये ग्रीन चटनी ले ली थी। अब इसको भी हम फैलाते हुए टिक्कियों के ऊपर अच्छे से डाल देंगे। यहाँ मैंने ग्रीन चटनी भी टिक्कियों के ऊपर डाल दी है। बहुत ही झटपट, बहुत ही आसान तरीके से हमारी ये ठेले वाली आलू की टिक्की बनकर तैयार हो गई है। आप चाहे तो इनके ऊपर पापड़ी भी बनाकर डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। इन आलू की टिक्की की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इफ्तारी या ईद पर आप एक बार इन आलू की टिक्की को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे 2 ब्लॉग्स। तो आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम आलू समोसा। आलू समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला बना लेते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच भरकर जीरा ले लिया है और 1.5 चम्मच मैंने ये सूखा धनिया लिया है और 1.5 चम्मच के करीब ही मैंने ये सौंफ ले ली है। 4 मैंने सूखी लाल मिर्चें ले ली है। अब इन सभी चीज़ों को हम हल्का सा भून लेते हैं। मसालों को हमें कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें इनको हिलाते हुए हल्का सा भूनना है ताकि मसालों के अंदर एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब मसालों को मैं हिलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इनको अच्छे से मैं भून लूँगी। मसालों को हम कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ मसालों को मैं अच्छे से हिला देती हूँ ताकि मसाला मेरा एक साइड से जले ना और चारों तरफ से मसाला अच्छे सा भुन जाए और इसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू भी आ जाए। मसाला हमारा भुन गया है, अब इसको हम बाहर उतार लेते हैं। जब मसाला हमारा अच्छा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम मिक्सी का छोटा वाला ग्राइंडर ले लेंगे और उसके अंदर हम सारा मसाला डालकर इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेते हैं। मसाले का हमें बिल्कुल भी पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ मसाले को हमें हल्का सा दरदरा ही रखना है। यहाँ मैंने मसाले को
पीस लिया है। मसाले को मैंने हल्का सा दरदरा ही रखा, पाउडर बिल्कुल मैंने नहीं बनाया है। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। अब गैस का फ्लेम हम ऑन कर देते हैं। अब पैन के अंदर मैं 1 से 1.5 चम्मच के करीब में ऑयल डाल दूंगी। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच भरकर जीरा डाल देती हूँ। अब जीरे को हम हल्का सा भून लेते हैं। जब जीरा हमारा अच्छा सा भुन जाएगा और हल्का सा उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम पैन के अंदर जो हमने मसाला बनाया था ना, वो सारा हम मसाला पैन के अंदर डाल देंगे और इसको भी हम 1 से 2 सेकंड के लिए ऑयल में मिलाते हुए अच्छे से भून लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने लो रखा है, लो फ्लेम पर ही हम इस मसाले को भूनना है। यहाँ मसाले को मैंने ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया था और 3 से 4 सेकंड के लिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं, जिसमें मैंने आधा चम्मच भरकर अमचूर पाउडर डाला है और आधा चम्मच मैंने इसमें काला नमक डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें रेगुलर नमक डाला है और आधी चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और 1 चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाल दिया है और आधी चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। बाकी हमने और कुछ भी इसमें नहीं डाला है, बहुत ही मैंने इसमें कम मसाले डाले हैं। लाल मिर्च का पाउडर मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैंने मसाले के अंदर सूखी लाल मिर्च डाली थी ना, तो मैंने इसलिए ऐड नहीं किया है। अगर आप सूखी लाल मिर्च नहीं डालते हैं तो आप इसमें 1 से आधी चम्मच के करीब इसमें सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने ये फ्रोज़न मटर ले ली थी। अब मटर को भी मैं मसाले के अंदर डाल दूंगी और मटर और सभी मसालों को हम 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही इसको भून लेते हैं। यहाँ सभी मटर और मसाले को भूनते हुए 2 मिनट का टाइम हो गया था। अब मसाले के अंदर हम आलू को फोड़कर डाल देंगे। आलू को मैं हाथों से ही फोड़कर डाल दूंगी। यहाँ मैंने 4 आलू को बॉईल कर रखा हुआ था। आप चाहे तो इन आलू को मैशर से मैश कर भी डाल सकते हैं। सारा आलू को मैंने हाथों से ही फोड़कर मसाले के अंदर डाल दिया है। अब इन सभी आलू को मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि सारा मसाला और मटर आलू के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपके आलू में मोटे मोटे चंक्स हैं ना, जो ज़्यादा मोटे हैं, तो आप उनको चमचे की मदद से ही तोड़ सकते हैं और उनको हल्का सा बारीक कर लीजिए। आलू का हमें बिल्कुल भी मैदा नहीं बनाना है, सिर्फ इनको हमें हल्का सा मोटा मोटा सा ही रखना है, क्योंकि समोसे के अंदर मैदा बना हुआ आलू नहीं होता है, हल्का सा मोटे मोटे चंक्स ही आलू के रहते हैं। अब इन सभी मसालों को हम आलू के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ सभी मसालों को मैंने आलू के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने हरा धनिया भी मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा मैंने हरे धनिया को बारीक कट कर डाल दिया है। अब हरे धनिया को भी मैं आलू के अंदर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। यहाँ हरे धनिया को भी मैंने मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इस मसाले को हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ही हम इसको समोसे के अंदर डालेंगे। अब समोसे के लिए हम आटा लगा लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1.5 कप के करीब ये मैदा ले लिया है। अब इसमें आधी चम्मच भरकर नमक डाल दूंगी। नमक भी मैंने डाल दिया है। यहाँ मैंने ये घी ले लिया था। अब जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस हिसाब से हम घी इसमें डाल देंगे। एक साथ हमने ज़्यादा घी नहीं डालना है। यहाँ मैंने जो नॉर्मल हमारे घर में खाने वाली चम्मच होती है ना, वो मैंने चम्मच ले ली है। अब इस चम्मच से मैं 5 चम्मच भरकर घी के मैदे के अंदर डाल दूंगी। यहाँ मैंने 5 चम्मच मैदे के अंदर डाल दी हैं। अब इस घी को हम मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। घी को मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम मैदे की गुठली बनाकर देखेंगे। अगर आसानी से गुठली बन रही है तो मतलब हमारा जो घी है ना वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन मैंने जो बनाकर देखी थी वो गुठली बनने के बाद ही तुरंत टूट गई थी, तो मैंने उसमें आधा 2 चम्मच के करीब वो घी और डाल दिया है। अब इस घी को भी हम मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद हम गुठली बनाकर देखेंगे। यहाँ घी को मैदे के अंदर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसकी गुठली बनाकर देख रही हूँ। हल्का सा दबाने से बिल्कुल भी नहीं टूट रही। अगर टूट रही तो पूरी बिखर नहीं रही है, हल्की जहाँ से मैं फिंगर लगा रही हूँ वहीं से ये टूट रही। इसका मतलब हमारा जो घी है ना वो मैदे के अंदर एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम घी और नहीं डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें हम पानी डालते हुए इसका एक हम टाइट आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं।
आटे को हमें ज़्यादा टाइट नहीं लगाना, सिर्फ हमें हल्का सा सॉफ्ट ही आटे को रखना है। यहाँ जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, सेम इसी तरीके से इस आटे को भी हम लगा लेंगे। और एक साथ हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, एक एक दो दो चम्मच के करीब हम इसमें पानी डालते जाएंगे और आटे को हम लगाते जाएंगे। यहाँ समोसे के लिए आटा भी मैंने लगा लिया है। अब आटे को मैंने ज़्यादा पतला नहीं रखा है और ना ज़्यादा मैंने इसको टाइट ही रखा है। एकदम सॉफ्ट सा आटा मैंने लगाकर तैयार कर लिया है। अब इस आटे को हम एक साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने सभी चीज़ों को एक साथ रख दिया था। आलू भी हमारे ठंडे हो गए थे और एक कटोरी में मैंने पानी ले लिया है और एक कटोरी के अंदर मैंने सूखा मैदा ले लिया है। अब आटे में से मैं थोड़ा सा आटा निकाल लूँगी और बाकी आटे को मैं किसी कपड़े से ढककर रख दूँगी ताकि वो ऊपर से ड्राई ना हो जाए। अब इस आटे की मैं सबसे पहले बॉल बना लेती हूँ और इस बॉल को मैं हल्का सा चपटा कर लूँगी। बॉल को चपटा करने के बाद मैं उस पर सूखा आटा लगाऊंगी। दोनों तरफ उलटते पलटते हुए मैं सूखा आटा लगा लेती हूँ और इसकी मैं एक लंबे साइज में रोटी बेल लूँगी। हमें इस रोटी को गोल नहीं बेलना है, सिर्फ हमें इसको हल्का सा लंबे साइज में ही बेलना है। हमें इस रोटी को ज़्यादा पतला नहीं रखना है और ना ज़्यादा ही मोटा रखना है। हम मीडियम साइज में हम इस रोटी को बेल लेंगे। यहाँ मैंने रोटी को भी बेल लिया है और हल्का सा मैंने इसको मोटा ही रखा हुआ है। अब इसको हम हल्का सा और बेल लेते हैं। हल्की सी मुझे मोटी दिख रही थी ना, तो मैं इसको हल्का सा और बेल लूँगी। अब इस रोटी में से बीच में से मैं कट कर लूँगी। यहाँ रोटी को मैं बीच में से 2 कट कर लिए हैं और इसमें से हमारे 2 समोसे आराम से बन जाएंगे। बीच में से कट करने के बाद दोनों को मैं एक साथ रख दूंगी। अब इसका हम समोसा बनाना शुरू करते हैं। अब इसमें मैं एक साइड में फिंगर की मदद से पानी लगा दूंगी। जिस साइड से हमने कट किया है ना, उसी साइड हम पानी लगा देंगे और हथेली पर रखते हुए हम इसको हल्का सा मोड़ लेते हैं और समोसे की शेप हम इसको दे लेंगे। यहाँ मैं इसको कोन बना लेती हूँ। हथेलियों के बीच में रखकर मैं इसकी कोन बना लूँगी और किनारों को मैं एक दूसरे के ऊपर रखते हुए एकदम टाइट इसको दबा देना है। किनारों को हमें थोड़ा ज़्यादा टाइट ही दबाना है, नहीं तो किनारे ऑयल में डालने के बाद खुलने लगेंगे। अब 1 चम्मच भरकर मैं इसमें आलू की फिलिंग डाल दूँगी। आलू की फिलिंग डालने के बाद ऊपर से किनारों पर फिर से मैं इसमें पानी लगा दूंगी और पानी को मैं अच्छी तरीके से लगाना है। अगर आप पानी नहीं लगाते, आप इसको ऐसे ही टाइट बंद कर देते हैं, लेकिन ऑयल में डालने के बाद तो ये खुलने लगेंगे। पानी भी मैंने लगा दिया है और पीछे की साइड से मैंने इसको फोल्ड कर लिया था। फिर इसको मैंने आगे ले जाते हुए इसको मैं समोसे की शेप दे लूँगी। यहाँ मेरा एक समोसा बन गया था, एकदम परफेक्ट शेप हमारी समोसे की आ गई है। अब इसी तरीके से मैं आपको दूसरा समोसा भी बनाकर दिखाती हूँ। दूसरे समोसे को भी मैंने सबसे पहले पानी लगा दिया है और जिस साइड से मैंने कट किया था ना पानी, मैंने उसी साइड से लगाया है और हथेलियों के बीच में रखकर किनारों को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया था और उनको एकदम टाइट अच्छे से बंद कर लिया है। फिर इस कोन को मैंने हथेलियों के बीच में रख दिया है और 1 चम्मच भरकर मैंने आलू की फिलिंग डाल दी है। फिर ऊपर से मैं दोबारा से पानी लगा दूंगी। पानी को हमें फिंगर की मदद से ही लगाना है। पानी लगाने के बाद पीछे से मैं इसको हल्का सा इसको फोल्ड करूंगी और आगे की तरफ ले जाते हुए मैं इसको चिपका दूंगी। हमें फिंगर से दबाते हुए एकदम टाइट ही चिपकाना है, नहीं तो ये ऑयल में डालने के बाद खुलने लगते हैं। यहाँ दूसरा समोसा भी हमारा बन गया था। अब इसी तरीके से मैं बाकी के सारे समोसे बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ मैं आपको 2 समोसे और बनाकर दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाए हैं। यहाँ मैंने एक बड़ी सी रोटी बना ली थी। अब इसको मैंने कट कर लिया है। अब इन रोटी के में हम जिस साइड से हमने कट किया है ना, उसी साइड में पानी लगा दूंगी। पानी को मैंने फिंगर की मदद से ही लगाया है और हथेलियों के बीच में रखते हुए मैं इसको कोन की शेप दे लूँगी और इन किनारों को एकदम हम टाइट बंद कर देंगे। किनारों को हमें टाइट ही बंद करना है। यहाँ मैंने कोन शेप बना ली है। अब 1 चम्मच भरकर मैं इसमें आलू की फिलिंग का डाल दूंगी। आलू की फिलिंग डालने के बाद अब आलू की फिलिंग को हम हल्का सा दबा लेते हैं और किनारों पे मैं पानी लगा दूंगी। पानी लगाने के बाद पीछे से मैं फोल्ड करूंगी और पीछे के आगे की तरफ ले जाते हुए मैं इसको चिपका दूंगी।
यहाँ तीसरा समोसा भी हमारा झटपट बनकर तैयार हो गया था। अब इसी तरीके से मैं फोर्थ समोसा भी अपना बना लेती हूँ। यहाँ सभी समोसों की परफेक्ट शेप आई है, कोई भी तिरछा या बांका नहीं है, एकदम हमारे परफेक्ट समोसे बने हैं। अब इसी तरीके से मैं अपना ये फोर्थ समोसा भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। यहाँ मैंने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। सभी समोसों की एकदम परफेक्ट शेप आई है, कोई तिरछा या आड़ा नहीं है। अब इन समोसों को हम एक साइड में रख देंगे। समोसों को हमें खुला हुआ नहीं रखना है, किसी कपड़े से ढककर हम इनको रख देंगे। अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम तेल के अंदर समोसे डाल देंगे। तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ हमें हल्का सा ही गर्म करना है कि समोसा डालने के बाद समोसे पर हल्के हल्के से बबल्स आने शुरू हो जाए। यहाँ जितना हमारी कढ़ाई के अंदर समोसे आ जाएंगे इतने हम डाल देंगे, ज़्यादा भरकर हम इसको नहीं डालेंगे। समोसा डालने के बाद समोसों को हमें तुरंत हिलाना नहीं है, 1 से 2 मिनट के लिए हम समोसों को तेल में ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। जब समोसे तैरकर ऊपर आने लगेंगे उसके बाद ही हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। यहाँ समोसे भी हल्के से तैरकर ऊपर आने लगे थे तो मैंने इनको साइड चेंज कर ली है। अब मैं इनको उलटते पलटते हुए अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। गैस का फ्लेम हमने लो रखा हुआ है और लास्ट तक हमें लो ही रखना है, हाई फ्लेम पर हम इन समोसों को फ्राई नहीं करेंगे। अगर आप गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं तो समोसों के ऊपर बबल्स आने शुरू हो जाएंगे और ये ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं बनेगा, अंदर से कच्चे कच्चे से रह जाएंगे। यहाँ सभी समोसे तैर कर ऊपर आ गए थे। अब मैं इनको उलटते पलटते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आपको याद दिला दूँ, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ मैंने समोसों को उलटते पलटते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। समोसों के ऊपर हमें ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना है। अब इन समोसों को हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ समोसों पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया था। अब धीरे धीरे करते हुए मैं सभी समोसों को बाहर निकाल लेती हूँ। यहाँ मैंने सभी समोसों को बाहर निकाल लिया है। अब जो मेरे बाकी के समोसे बच गए थे ना, अब मैं उनको भी डाल दूंगी और उन समोसों को भी हम उलटते पलटते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक उन समोसों को भी हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ बाकी के बचे हुए समोसों को भी मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया है। ऑयल मेरा ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। उसके बाद मैं गैस का फ्लेम को लो कर दूंगी और लो फ्लेम पर ही हम इन समोसों को फ्राई कर लेंगे। यहाँ गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया था। अब लो फ्लेम पर ही हम समोसों को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल मेरा ज़्यादा गर्म हो गया था ना, तो समोसों पे हल्के हल्के से बबल्स आ गए हैं, लेकिन सभी समोसों पे नहीं आए। धीरे धीरे जैसे ही ऑयल हल्का सा नॉर्मल होता जाएगा, ये बबल्स खुद ब खुद ख़त्म होते जाएंगे। यहाँ अब इन समोसों को भी मैं अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ सभी समोसों पे गोल्डन कलर आ गया था। अब इन समोसों को भी मैं बाहर निकाल लूँगी। बहुत ही झटपट और बहुत ही जल्दी ये हमारे आलू के समोसे बनकर तैयार हो गए थे। ये आलू के समोसे देखने में जितने टेस्टी लग रहे, खाने में कहीं उससे ज़्यादा ये ज़बरदस्त बने हैं, एकदम बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे। अगर आपको भी इन आलू समोसे की रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपने इन आलू के समोसों को ट्राई किया है या नहीं, मुझे ज़रूर बताना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे दो व्लॉग्स। तो आज हम बनाने वाले हैं पोहे की टिक्की, और टिक्की की हम पापड़ी चाट भी बनाकर तैयार करेंगे। पोहे की टिक्की बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कटोरी भरकर पोहा ले लिया है। अब पोहे को हम सोक करने के लिए रख देंगे। जितना मैंने पोहा लिया है उतना ही मैं पोहे के अंदर पानी डाल दूंगी। यहाँ एक कटोरी ही मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद पोहे और पानी को हम एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 1 घंटे के लिए एक साइड में रख देंगे, ताकि पोहा अच्छा सा फूलकर साइज में डबल हो जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। यहाँ पोहे को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस पोहे को हम एक साइड में 1 घंटे के लिए रख देते हैं।
यहाँ पोहे को रखे हुए 1 घंटा हो गया था। पोहा काफ़ी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। यह आसानी से फूट भी रहा है और खिला खिला सा भी हो गया है। अब पोहे को हम चूरा कर लेंगे। अब हाथों की मदद से दबाते हुए पोहे को मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ। जब पोहा अच्छे से मैश हो जाएगा उसके बाद मैंने एक बड़े साइज का बॉईल आलू ले लिया था। अब आलू को भी हम पोहे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोहा और आलू को दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ मैंने पोहा और आलू को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक कट कर डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने हरे धनिया को भी बारीक कट कर डाल दिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच काला नमक डाला है और आधा चम्मच मैंने इसमें रेगुलर नमक डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा पाउडर डाला है और आधी छोटी चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने अमचूर पाउडर डाला है और आधी चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। सभी मसालों को डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी और यहाँ मैंने आधा चम्मच इसमें चाट मसाला भी डाल दिया है। अब इन सभी मसालों को मैं पोहे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आपको याद दिला दूँ, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ सभी मसालों को मैंने पोहे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसकी हम टिक्की बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा बैटर हथेली पर रख लिया है और इसको मैं घुमाते हुए टिक्की की शेप दे लूँगी। यहाँ एक टिक्की मैंने बना ली है। अब इस टिक्की को हम प्लेट में रख देंगे। अब इसी तरीके से मैं दूसरी टिक्की भी बना लेती हूँ। दूसरी टिक्की के लिए भी मैंने थोड़ा सा बैटर ले लिया है और उस बैटर की हम सबसे पहले बॉल बना लेते हैं। जब बॉल बनाने के बाद उसको हम हथेली की मदद से हल्का सा चपटा कर लेंगे। यहाँ दूसरी टिक्की भी हमारी बन गई थी। अब इसको भी हम प्लेट में रख देंगे। अब इसी तरीके से मैं धीरे धीरे कर सारी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लेती है। वो बहुत ही झटपट ये हमारी टिक्कियाँ बन जाएगी। यहाँ मैंने सारी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लिया है। झटपट ये हमारी टिक्की बन गई थी। अब इन टिक्कियों को हम एक साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम कॉर्नफ्लावर और पानी को हम एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कॉर्नफ्लावर हमने ज़्यादा नहीं डाला है, सिर्फ हमने इसका एक पतला सा घोल बनाना है। यहाँ कॉर्नफ्लावर और पानी को भी हमने एक साथ मिक्स कर लिया है। अब इसको हम एक साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स भी ले लिया है जिसकी हम टिक्की के ऊपर कोटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक टिक्की को उठाएंगे और कॉर्नफ्लावर का जो हमने घोल बनाया था ना उसके अंदर हम अच्छे से डिप कर लेंगे। फिर हम ब्रेड क्रम्स की टिक्की के ऊपर अच्छे से कोटिंग कर लेते हैं। हल्का सा दबाते हुए हम ब्रेड क्रम्स को टिक्की को ऊपर अच्छे से लगा देना है। उसके बाद हम इस टिक्की को एक प्लेट में रख देंगे। अब इसी तरीके से मैं धीरे धीरे करते हुए सारी टिक्कियों पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग अच्छे से कर लेती हूँ। यहाँ सारी टिक्कियों को मैंने बनाकर रख दिया है। आप चाहे तो इन टिक्कियों को ऐसे ही फ्रीज कर रख सकते हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। अब पैन के अंदर हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हमें ज़्यादा भरकर नहीं डालना है, सिर्फ हमने थोड़ा सा ही ऑयल डालना है। अब ऑयल को हम अच्छे से गरम कर लेते हैं। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम एक एक टिक्की उठाते जाएंगे और पैन के अंदर डालते जाएंगे। जितने भी हमारी टिक्की पैन के अंदर आराम से आ जाएगी उतनी हम डाल देंगे। एक साथ हम ज़्यादा भरकर नहीं डालेंगे। जब टिक्की एक साइड से हल्की सी गोल्डन होने लगेगी उसके बाद हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इनको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। यहाँ धीरे धीरे करते हुए मैंने सारी टिक्कियों की साइड चेंज कर ली है और थोड़ी सी जगह बच गई थी ना, अभी यहाँ पे मैं एक टिक्की और रख देती हूँ ताकि एक साथ काफ़ी सारी टिक्की हमारी फ्राई हो सके। यहाँ मैंने उलटते पलटते हुए टिक्कियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। इनको अब हम हल्का सा और फ्राई कर लेते ताकि अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए।
दोनों साइड से मैं इनको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी और अच्छा सा मैं इनको क्रिस्पी भी कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है। हाई फ्लेम पर ही हमें इन टिक्कियों को फ्राई करना है। यहाँ सभी टिक्कियों पर उलटते पलटते हुए मैंने अच्छा सा कलर आ गया था और टिक्की भी हमारी अच्छी सी क्रिस्पी भी हो गई थी। अब इन टिक्कियों को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो इन पर ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा। अब टिक्कियों को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ धीरे धीरे करते हुए मैंने सारी टिक्कियों को बाहर निकाल लिया था और जो हमारी बाकी की टिक्की बच गई थी ना, अब उनको भी हम अच्छा सा कलर आने तक उलटते पलटते हुए उनको भी फ्राई हम कर लेंगे। यहाँ मैंने बाकी की टिक्कियों को भी ऑयल के अंदर डाल दिया है। अब इनको भी हम अच्छा सा क्रिस्पी होने तक और अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। इन टिक्कियों पे भी हमारा अच्छा सा कलर आ गया था। अब इन टिक्कियों को भी मैं बाहर निकाल लेती हूँ। यहाँ हमारी सारी पोहे की टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई है। ये टिक्कियाँ बहुत ही झटपट बन गई थी। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप उन टिक्कियों को बनाकर बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप इन पोहे की टिक्कियों को इफ्तारी में भी बना सकते हैं। अगर आपको इन पोहे की टिक्कियों की रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब पोहे की टिक्कियों की हम चाट बनाना शुरू करते हैं और चाट बनाने के लिए हमने कोई अलग से टिक्कियों को फ्राई नहीं किया है। सिर्फ हमने जो टिक्कियाँ बनाई है ना पोहे की, इन टिक्कियों से ही हम चाट बनाएंगे। यहाँ मैं आपको एक टिक्की तोड़कर दिखाती हूँ कि अंदर से कैसी बनी है। अंदर से बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है और बाहर से बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का है। आप इन टिक्कियों को ऐसे भी खा सकते हैं। अब हम इन पोहे की टिक्कियों की चाट बना लेते हैं। चाट बनाने के लिए यहाँ मैंने टिक्कियों को एक एक कटोरियों में रख दिया है। ये मैंने ये कागज़ वाली जो कटोरी आती है ना, ठेले वाले देते हैं, उन्हीं कटोरियों में चाट बनाने वाली हूँ। यहाँ मैंने ये कुछ पापड़ी बनाई थी। अब पापड़ी को हम टिक्की के ऊपर डाल देंगे। धीरे धीरे करते हुए तोड़कर मैं पापड़ियों को टिक्की को ऊपर डाल दूंगी। ये मैंने दही को भी फेंट कर रखा हुआ था और एक कटोरी में मैंने इमली की चटनी ले ली थी और एक कटोरी में मैंने ग्रीन चटनी ले ली है। यहाँ टिक्कियों के ऊपर मैं भरकर पापड़ी डाल दूंगी। टिक्कियों के ऊपर पापड़ी भी मैंने अच्छे से डाल दी है। अब जिस दही को हमने फेंट कर रखा था ना, अब 2 से 3 चम्मच भरकर मैं दही के दोनों कटोरियों के ऊपर डाल दूंगी। यहाँ 2-2 चम्मच भरकर मैंने दही के टिक्कियों के ऊपर डाल दिया है और हमने इमली की चटनी बनाई थी ना, इस इमली की चटनी को भी मैं पापड़ी के ऊपर डाल देती हूँ। यहाँ 2-2 चम्मच में इमली की चटनी के भी पापड़ी के ऊपर डाल दूंगी। इमली की चटनी भी मैंने पापड़ी के ऊपर डाल दी है और फिर लास्ट में ग्रीन चटनी के भी डाल दूंगी। यहाँ ग्रीन चटनी में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर रखा हुआ था। अब इस ग्रीन चटनी को भी मैंने पापड़ी के ऊपर डाल दिया है। ये पोहे की टिक्कियों की चाट बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। बहुत जल्दी ये हमारी पोहे की टिक्कियों की चाट बन गई थी। अगर आपको इस पोहे की टिक्कियों की चाट की रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए।